हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आदेश जारी हुआ है काउंसलिंग का। उसमें देखना है दोस्तों हमें कि किस किस को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किसको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, आपको कौन सी डेट के पहले की डॉक्यूमेंट बनवा कर रखना है, और बीएड के लिए अभी भी क्यों लिखा गया है कि विचार किया जाएगा। रनिंग वालों का क्या होगा, एज जो 21 उसमें लिखी है उसका क्या होगा, पहले तो 18 ने ले लिया था। तो दोस्तों, समस्त मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। थोड़ी सी आपको क्या है आवाज़ सुनने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्या है आज मेरा गला दबा हुआ है तो कम आवाज़ निकल रही है, तो प्लीज़ एडजस्ट करें आवाज़ को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें क्या क्या कहा गया है वर्ग 3 और इसका वर्ग 1 और 2 की काउंसलिंग से क्या इसमें डिफरेंट है, यह हम जानेंगे कि किस प्रकार यह वर्ग 3 की प्रक्रिया अलग है वर्ग 1 और 2 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश है इसके द्वारा क्या है हमारा आदेश जारी कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए आवेदकों की काउंसलिंग के लिए जो दिशा निर्देश हैं वह जारी कर दिए गए हैं। आपने इसको देख भी लिया होगा। इसमें हमें मेन देखना है कि कौन कौन से क्या है इसमें अलग से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वर्ग 3 के लिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला तो दिया गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया है आपकी दिनांक 29/9/2022 के आधार पर क्या है की जाएगी। जो यह SS नंबर का क्या है जो राजपत्र जारी हुआ था इसके आधार पर आपकी क्या है भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। और जो जिलेवार जो रिक्तियाँ हैं दोस्तों अभी क्या है DPI की वो जारी हो गई थी स्कूल शिक्षा विभाग की, उसी का इसमें जो दिया गया है कि वह रिक्तियाँ इस पर संलग्न है परिशिष्टि फर्स्ट पर। अब जो शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएँ हैं दोस्तों वही है जो पिछले उसमें बता दिया गया था वर्ग 2 में भी कि भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार, जो पहले भी वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ कि उसमें कौन कौन सी शर्तें लिखी गई हैं, कौन कौन सी आपकी अर्हताएँ होनी चाहिए। और जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नियम 2018 नियम की 8 अनुसूची जो दी गई है दोस्तों उसमें क्या क्या दिया गया, इसमें इन्होंने क्या है इसी में अलग से उसको उत्तीर्ण कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएँ दी गई हैं। तो इसमें बताया गया है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा भोपाल द्वारा जो आयोजित प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा है उसमें निर्धारित प्रतिशत के साथ क्या सबसे पहले तो उत्तीर्ण होना चाहिए और कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष होना चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों उन्होंने बताया D.Ed तो यहाँ पे लिख दिया है कि 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। अब इसके बाद में उन्होंने क्या कहा है B.Ed के लिए 50% अंकों के साथ स्नातक तथा स्नातक B.Ed जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए क्या है अध्यापक के रूप में विचार किया जाएगा। दोस्तों, यही लाइन इन्होंने क्या है 2018 का NCT का गजट था उसको उठाकर यहाँ पर रख दिया है और उसमें वही की वही लाइन इसमें लिख दी है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 महीना का क्या है एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना अनिवार्य होगा। यह क्या है इन्होंने सब वही का वही लिख दिया है। लेकिन दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन्होंने B.Ed को इसमें क्या है शामिल कर लिया है। ना हमारे MP में कोई स्टे है ना कुछ है और B.Ed इसमें क्या है शामिल हो गई है। विचार किया जाएगा से कुछ नहीं होता है दोस्तों, इसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि इनको क्या है B.Ed को भी शामिल इसमें कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट से क्या फैसला आता है। इसीलिए इन्होंने जो कि ये लाइन लिख दी है कि अगर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से या अपने हाई कोर्ट से कुछ निर्णय आता है तो उसके आधार पर क्या है इनके ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी जो इनके पास अभी तक की स्थिति में जो भी नियम है उस नियम के अनुसार क्या है B.Ed को यह शामिल कर रहे हैं। आगे का बता नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आ रहा है। और दोस्तों, और इसमें आगे देखेंगे हम कि किस किस को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यह तो सब इसमें हो गया प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। और आयुषी में दोस्तों, आयुषी में इसमें क्या है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम तो अपनी कैटेगरी के अनुसार होती है, छूट मिलती है। अब न्यूनतम इनमें 21 वर्ष कर दी, लेकिन दोस्तों जब फॉर्म डलवाए थे 2021 में फिर से रीओपन किए थे, 21 में क्या 22 में की लगभग किए थे, तो इसमें क्या है इन्होंने 18 वर्ष कर दिया था। अब इस पर भी क्या है थोड़ा सा विवाद बन सकता है कि इन्होंने उस टाइम पे 18 वर्ष कर दिया था इसमें। और दोस्तों, जो अगला है इसमें है कि आरक्षण का भी वही है जो माध्यमिक शिक्षक में दिया गया था। और जो अगला है इसमें वह है कि कब तक के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि पिछले उसमें बता चुका हूँ कि जो डॉक्यूमेंट हैं आपके जब इसका काउंसलिंग का आदेश जारी हो जाएगा तो उसी डेट तक के आपके क्या है डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जब भी इसका काउंसलिंग का आदेश जारी होगा
आपको पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर अंदर क्या है इसका काउंसलिंग का आदेश जारी हो जाएगा। तो उस डेट तक आपकी मतलब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 15 दिन बाद तक। तो उस डेट से क्या है आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। तो अभी आप क्या है डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा के रखवा लें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए अभी से। और जो जो इसमें डॉक्यूमेंट दिए हैं वह भी अपन अभी देख लेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हैं। ये आरक्षण का नियम है, वही आरक्षण रहेगा जो उसमें था। और जो निहरताएँ हैं इसमें तो कोई आता नहीं होगा। और जो योग्यता और चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया है वो भी इसमें दिया है। और जो सबसे मेन है अपन को चरण देखना है दोस्तों, अब कौन कौन शामिल इसमें होगा वो कौन शामिल नहीं होगा, किसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने और किसको नहीं करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या होगा कि अतिथियों के इसमें क्या है अभी तक करवाया नहीं गया था। तो इसमें क्या होगा कि पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवस सत्र में कार्य किया है वे अपनी प्रविष्टि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने एस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते हों उनसे इस चरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। तो दोस्तों जो फर्स्ट चरण क्या है आपका, सिर्फ अतिथियों के लिए पोर्टल खुलेगा, उसमें वह टिक करेंगे। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में डायरेक्ट दोस्तों मेरिट बनेगी। इस चरण में हमारे और आपके लिए जो अतिथि नहीं हैं उनके लिए कोई भी कुछ भी नहीं करना है, ना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ना टिक करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अतिथियों के लिए खोला जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट राज्य स्तर पर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों में विहित प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्ययन होगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। तो दूसरे चरण में क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट आपकी राज्य स्तर पर मेरिट निकल आएगी। उस मेरिट में क्या है कम से कम 1.5 गुने की मेरिट निकलेगी और उसमें आपको दस्तावेज अपलोड फिर करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट चरण में क्या है सिर्फ अतिथियों के लिए खुलेगा, उसके बाद में आपकी मेरिट जारी होगी। मेरिट जारी होने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे जिनका नाम मेरिट में आ जाएगा। तो दोस्तों यह बहुत सही है, सभी को परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं तो 75 वाले तो आप देख रहे हैं 2 लाख हैं, तो 2 लाख क्यों परेशान हुए इसमें, इसलिए इन्होंने क्या किया है कि मेरिट निकालेंगे 1.5 गुने की, जैसे 18,000 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 के लगभग क्या है निकालेंगे और उनका क्या है फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे। जिसका मेरिट में नाम होगा वही सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा और उसके बाद क्या है उसकी कार्रवाई होगी। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा और जिस ज़िले का है उस ज़िले में अपना सत्यापन करवा सकता है। और अतिथियों के लिए तो अनिवार्य है वही ज़िला जिसमें उन्होंने काम किया है। इसके बाद फिर उसकी क्या है चॉइस फिलिंग होगी, फिर उसके बाद क्या है उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट निकल आएगी और फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों यह था। और इसमें एक और बात कही गई है कि समस्त अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि वे समस्त दस्तावेज यथा जाति, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण संबंधी अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि से पूर्व अपने स्तर पर तैयार रखेंगे। सभी अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो सभी अभ्यर्थियों का मतलब यहाँ ये नहीं है दोस्तों कि प्रत्येक क्वालिफाई को, जिसका इसमें सभी अभ्यर्थियों का मतलब ये है कि जिसका मेरिट में नाम आ जाएगा और जो अतिथि में है तो उनको समस्त दस्तावेज अपलोड करना क्या है अनिवार्य होगा। अब इसमें महत्वपूर्ण तिथियों की इनने क्या है यहाँ पे तिथियाँ डाली नहीं है, सिर्फ लिख दिया है कि यह तिथि है, लेकिन तिथि क्या है ने इसमें डाली नहीं है, प्रक्रिया के चरण बस लिख दिए हैं पूरे। और दोस्तों आप इसमें डॉक्यूमेंट देख लेंगे कौन कौन से लगना है। सबसे पहले तो आपकी 10वीं की मार्कशीट, फिर 12वीं की, फिर स्नातक की उपाधि या अंक सूची, फिर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए वही स्थायी जाति प्रमाण पत्र और वो भी नवीनतम डिजिटल होना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक अनुभव का, फिर अगर आप दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका भी लगना है। फिर बीएड की अंक सूची और डीएलएड की अंक सूची। दोस्तों इसमें साफ लिखा गया है कि बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर या वर्षों की और डीएड की भी सभी सेमेस्टर या वर्षों की। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि बीएड को इन्होंने क्या शामिल इसमें कर लिया है। और आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र भी, और उपनाम परिवर्तन की स्थिति में क्या है जो आपने उसमें राजपत्र में परिवर्तन का नाम प्रकाशन किया था उसकी भी प्रति आपको चाहिए। तो दोस्तों यह सभी डॉक्यूमेंट थे। अगर आपको और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।